बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, दुनिया के अंदर अलाइनमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ था ट्रंप दौर के अंदर, उसमें तेजी आते हुए नजर आ रही है। और एक चीज जो हम बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर जो दिन ब दिन सदमहरी के अंदर इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान से डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन जो हैं अपना दौरा मुकम्मल करके गई हैं, और उससे पहले पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक किस्म का बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ सताई किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं, हम इनको बेहतर नहीं करना चाहते। यानी कि बेसिकली उन्होंने इंडिया में बैठ के इंडिया को एक सिग्नल दिया कि तुम्हारी रजामंदी के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, इसलिए डोंट यू वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम चाइना के साथ जो है वो मथा लगाई रखो। और आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन के आने से पहले जो ट्वैंग के एरिया के अंदर एलएसी के ऊपर एक जो है क्लैश भी हुआ। इंडियंस के मुताबिक चाइनीज 100 चीनी फौजियों ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, जिसको इंडियन आर्मी ने रोका, और उसके बाद इंडिया की तरफ से कुछ ढींगे मारी गई, जिसके जवाब के अंदर आज जो है सुबह चाइनीज सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें लीक हुई बड़ी शर्मनाक किस्म की, जो कि इंडियन पीओडब्ल्यूज की थी, जो पिछले साल गलवान के क्लैश के बाद जो हैं वो पकड़े थे। और आप जानते हैं उसमें कुछ मेजर्स भी थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी था जो गिरफ्तार हुए थे। उनकी आज तस्वीरें जो हैं चाइनीज मीडिया ने जो है वो शाया कर दी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि आज जो है मुलाकात हुई है तालिबान की अमेरिकन के साथ, और ये तालिबान के कब्जे के बाद पहली जो है मुलाकात थी। लेकिन ये तमाम इस वक्त जो इस खिते में जो चल रही है वो चल रही है कि एक साइड पे चाइना और उसका इत्तेहादी पाकिस्तान है, जो गो कि चाहता है कि तमाम ताकतों के साथ बराबर और अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन अमेरिकन पॉलिसी जिस तरीके से इसे बुली कर रही है, इसको मजबूर किया जा रहा है कि ये एक ग्रुप के अंदर पक्का पक्का आ जाए, और जो ये नॉन अलाइन रह के जो खिते की बेहतरी के लिए बात करना चाहता है वो ना कर सके। और दूसरी तरफ इंडिया को आप जानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है, गो कि अमेरिका कुछ ज्यादा होप्स नहीं है इस भारत के साथ, लेकिन अमेरिका समझता है एक बड़ी मंडी है और रशियन ने बड़े पैसे कमा लिए हैं असला बेच के। अब ये अमेरिका की बारी है कि वो असला बेच के पैसे कमाए और अपनी गिरती हुई इकॉनमी को सहारा देने की कोशिश करे, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया को ट्रैप किया गया है। जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स किए गए हैं और उसके बाद फिर क्वाड्स के अंदर जो एक लीडिंग रोल सो कॉल्ड दिया गया है। हालांकि एलएसी पे लद्दाख के मामले के बाद इंडिया की हालत बड़ी पतली है, क्योंकि उसे 50-60 हजार ट्रुप्स जो हैं वो एलएसी पे डिप्लॉय करने पड़े एक छोटे से एरिया के अंदर, यानी कि लद्दाख के एरिया में, ताकि चाइना के ऊपर वो नजर रखे। सर, वेलकम टू द शो। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो वेंडी शर्मन का जो दौरा था, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं, और खास तौर पे हम पाकिस्तानियों को इस दौरे से क्या डिडक्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये, इस दौरे को आप ऐसे ले लें कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात जैसे आती है। मेरा ख्याल है इससे आगे की तो कोई बात नहीं ना। एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ भी कर लें। गॉन आर द डेज जब आप कहते थे कि बड़ी वार्म रिलेशनशिप थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो उस वक्त जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चाहे मेल थी फीमेल, जब वो एयरपोर्ट से उतरते थे, द वे दे यूज्ड टू बी ग्रीटेड एंड ओके जी उनको रिसीव करते थे, और फिर जिस तरीके से सीधे उठा के आप उनको प्रीमियर के घर के अंदर या प्रेसिडेंट से मिलाया करते थे, मेरा ख्याल है वो सारी तो एक बिल्कुल माजी की सारी बातें हैं। बट जनरली आप कुछ भी कर लें, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, जो कुछ अमेरिका पाकिस्तान की रिलेशनशिप पहले थी, जो दोस्ताना ताल्लुकात की बात करते हैं, आर फॉर दैट मैटर जो कि नेशनल इंटरेस्ट को बेस करते हुए जिस तरह के ताल्लुकात थे, अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बड़ी मिल्किंग की, तो लाइक वाइज कसर आपने भी कोई नहीं छोड़ी, मैं यह कहूँगा आपसे। और लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने के लिए थोड़ा सा मुझे आज डिस्कस करने दीजिएगा कि आपने बड़ी भारी कीमत अदा की है, और अगर उसूल उसका अगर देखा जाए तो शायद वो अशीर भी नहीं है। यानी अगर आप देखें ना कि जो बड़ा बेर का जो अड्डा बनाया गया था,
یہ تو جو حسین شہید سہروردی تھے، یہ بیسیکلی ان کے زمانے کے اندر انہوں نے امریکن سے ایگری کیا اور پھر کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ بیس پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی ہوتی تھی، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر 1962 کے اندر جب یہاں سے U-2 اڑانے شروع کیے گئے، تو جب وہ ان کا جو U-2 جہاز تھا وہ رشین نے مار گرایا، تو آپ کو یاد ہوگا خروشچیف نے جو ہے وہ اسلام آباد پہ، پشاور پہ سرخ دائرہ لگا دیا تھا، ڈکلیئر کہ جی ہاں دس از پریمیئر ٹارگٹ۔ تو آپ نے کس کے لیے کیا؟ سرٹنلی اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے جو آپ کے، اور بیسیکلی امریکہ نے آپ کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کیا۔ اچھا، اس کا صلہ کیا ہوا کہ آپ چلے ٹھیک ہے امریکہ نے بڑا آپ کو لک آفٹر کیا ان وے اگر دیکھا جائے تو۔ وائی؟ بیکاز یہ بھی بڑی ایک ڈیبیٹ ہے، جب ہسٹوریکلی ہم تھوڑا سا بلال دیکھتے ہیں، I'll just take 2-3 minutes۔ رشیا جو ہے اس نے چوز کیا تھا کہ وہ انڈیا کو ساتھ لے کے چلے گا، چاہے وہ نان الائن موومنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، بہت بڑا آبادی کا ملک تھا، تجارت بہت بڑی ہو سکتی تھی، اور جس طرح آپ نے اپنے اوپننگ نیریٹو کے اندر بھی جو سوال کیا، تو اس کے اندر بالکل ایسا ہی ہے کہ رشیا نے بہت فائدے اٹھائے انڈیا سے، اور انڈیا نے بھی ریسپروکیٹیولی بڑے فائدے لیے ہیں رشیا سے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں پاکستان اور امریکہ کے، تو شاید پاکستان نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ایگزرٹ نہ کر سکا، اس طرح کے فوائد حاصل نہ کر سکا جو کہ ایکچولی ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ سو مچ ہو کہ آپ نے 62 کے اندر جہاز گروا کے آپ نے دشمنی بول لی رشیا کے ساتھ، اور 65 کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو آپ پہ پابندی لگا دی گئی ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور پھر UK کی طرف سے، کہ آپ پہ ہر طرح کی مالی اور فوجی مدد جب بند کر دی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے پاس تو جہازوں کے پرزے تک نہیں تھے۔ پھر آگے چلیں تو 71 کا انسیڈنٹ آتا ہے، 71 کے اندر جس طریقے سے پاکستان کو 2 لاکھ کیا گیا، تو آپ تو یو کیپٹ ویٹنگ ان کا چھٹی بحری بیڑے کا کہ کسی طریقے سے وہ آئے گا، دے آر گوئنگ ٹو بی دیئر ان یور ریسکیو۔ اس کے اوپر تو میں آپ سے کہوں گا کہ جب 16 دسمبر جب آتی ہے نا، تو اس پہ ہم ایک بڑا بہتر قسم کا پروگرام بھی کریں، اور اسپیشلی اس ایونٹ کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ دین پھر آپ آگے چلتے ہیں، اگین پاکستان واز دیئر 82 کے اندر، اور جب اگلے 6 سالوں کے اندر آپ نے رشیا کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا، اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالتے ہوئے دیکھا، اور نتیجے کے طور پہ کیا نکلا کہ 40 لاکھ افغان جو مہاجرین تھے وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے، پاکستان کی ذمہ داری ایک لحاظ سے آ گئے، اور نئے سرے سے انہوں نے آپ کو مختلف طرح کی جو پریسلر امینڈمنٹس اس طرح کی تھی وہ آپ کے اوپر لاگو کر دی۔ سو مچ سو آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے 40 اب 16 کے ان کو پیسے دیے ہوئے، اور یہ اتنی ان گریٹفل، اور میں اسے کہوں گا کہ ایک ایسے احسان فراموش نیشن ہے امریکنز کی، یہ بات کریں کہ انہوں نے اس کی چارجنگ تک کے آپ سے پیسے چارج کیے۔ سو مچ سو انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ جہاز تو دیں گے نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور آپ لے لیں، اور جو آپ نے وہاں سے گندم منگوائی تو انہوں نے مہنگے ترین جو شپ تھے وہ آپ کو پرووائڈ کیے، انہوں نے کہا جی نہیں آپ کے اپنے شپ میں نہیں، ہم آپ کو شپ دیں گے، اس کے اندر یہ گندم آپ کے ملک میں پہنچے گی۔ اٹ از دیٹ کائنڈ آف اے نیشن امریکنز کی آپ یہ بات کرتے ہیں۔ اگر تو آگے سلسلہ چلتا ہے 2001 اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، جو آپ نے بنیادی سوال کیا نا، دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، نام یعنی نان الائن موومنٹ، یا آپ یہ کہیں جی کہ نہیں آپ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، کسی قوت کے ساتھ نہیں ہے، کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ۔ اب آنے والے وقتوں کے اندر دیکھیں نا، اگر آپ کوارڈ کو دیکھتے ہیں، ناٹو کو دیکھتے ہیں، اوکس کو دیکھتے ہیں، یہ تینوں کہ جس طرح امریکہ اب یہ کچھ بہت ہی جس کو کہتے ہیں مضبوط ترین افتخار، ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اوکس کو اکٹھا کر رہا ہے، کوارڈ کو اکٹھا کر رہا ہے، نیٹو کو، بیسیکلی یہ بہت بڑی ایک مضبوط دفاعی قوت یہ بننے جا رہے ہیں، اور فوکس کیا ہے ان کا؟ سرٹلی چائنا کو کنٹین کرنا، نوٹ اینی ادر کنٹری، سرٹلی چائنا، اور پھر چائنا کے ایک لحاظ سے جو اتحادی آتے ہیں، تو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ہے۔ اور پھر آپ انڈین اوشن کی بات کرتے ہیں، اور انڈین اوشن کے ساتھ ہی پھر آگے چل کے آ جائیں، اور چائنا نے جو ابھی گوادر کا سلسلہ کیا ہے، you never know, it is going to be basically the future conflict zone of the different navies in the world۔ یہ بے شک سینیریو جو ہر ہوتا جا رہا ہے، بٹ I would simply say کہ اس ساری چیزوں کے اندر انڈیا تو آپ کو نظر آتا ہے، اگر آپ فرض کریں انڈیا کو نکالتے ہیں تو باقی پھر بچتا کون ہے اس وقت اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کے ساتھ؟
ऑकस या ओके नाटो के साथ आप ये देख लें। डू यू थिंक और एनीबडी थिंक कि जी जापान आगे आएगा, न्यूजीलैंड आगे आएगा, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आगे आएगा? नथिंग ऑफ दैट काइंड। वाई? बिकॉज उनके मुख्तलिफ तरह के मुआहदे तो देखें जो कि चाइना के साथ है, उनकी तजारत का हुजम तो देखिए जो कि एक्चुअली चाइना के साथ है। नो व्हाट वी से, अब अमेरिका देखें, अगर कोई ये कहता है कि नहीं दुनिया के अंदर कोई एक लिहाज से कोई अमन और सुकून होता हुआ नजर आएगा, ये तो इससे डिफिकल्ट। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इंडिया एक लिहाज से बड़ी अहमियत आपको इख्तियार करता हुआ नजर आता है। और आप ये देख लें कि इंडिया का जो बिल्टअप है अगेंस्ट चाइना, चाइना को छोड़ दें जो चाइना बिल्टअप कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ये सारा जो बिल्डअप अगर इंडिया कर रहा है तो उसके पीछे तो आपको ये चाहे क्वाड की बात करते हैं, ऑकस की बात करते हैं, या फिर ओवरऑल तो बेसिकली अमेरिका है इन सारी चीजों के पीछे। सो विदाउट रियलाइजिंग कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान को भी स्टडी कर ले इंडिया, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रही और जिस बुरे तरीके से एक एरोगेंट तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने डील किया, वो भी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के सामने है। तो इंडिया के बारे में तो मुझे किसी तरह की कोई खुश फहमी या गलत फहमी नहीं है कि इंडिया एक्चुअली व्हाट टू टॉक ऑफ चाइना की, उसको तो पाकिस्तान को संभालना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हकीकत में मैं आपसे बताऊं कि जो हमारी अपनी ईस्टर्न बॉर्डर उनकी वेस्टर्न बॉर्डर एक लिहाज से आती है, वो उसको किस तरीके से कवर करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज कोई कॉज होता है ना किसी फौज के लिए लड़ने के लिए। व्हाट इज बेसिकली द कॉज विद इंडियंस? इंडियंस को जिस तरह की मार आपने हर जगह पे पढ़ते देखिए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपके सामने लेकर डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत सारी चीजें गिनवाई पाकिस्तान ने, व्हाट ऑल इट डिड इन लास्ट 74-5 years बेसिकली व्हाइल बीइंग विद अमेरिका। ऑन द कंट्रेरी आप जरा अब इंडिया की एग्जांपल ले लें कि इंडिया ने अगर अमेरिका के साथ चला है तो व्हाट एक्चुअली इंडिया हैज डन ऑन नेशनल और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉर दी अमेरिका। क्या आप ये फील करते हैं कि अमेरिका को किसी तरह का फायदा पहुंचा इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर? बट सो मच सो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनकी जो इंडिया के मिलिट्री हाई कमांड है, उन्होंने तो बेसिकली मिसलीड किया अमेरिकन थिंक टैंक्स को, एंड दे यूज्ड टू से कि जी नहीं आप यहाँ पर मौजूद रहें और हम यहाँ पर मौजूद हैं टू लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट। सी व्हाट हैपेंड, एक्चुअली हुआ ये, वहां पर नेटो ट्रूप्स या अमेरिकन मौजूद थे और उनका फायदा इंडियंस ने उठाया और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैदान था थ्रू ईरान और ओवरऑल अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ गर्म किए रखा। और फिर जिस तरह की दहशत गर्दी की जंग पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुसल्लत की पिछले 20 सालों के अंदर, वो तो सारी दुनिया के सामने है। द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जिस तरह हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी पिछली हुकूमतों को जो कुछ इंडिया ने किया, जिस तरीके की मैं समझता हूँ कि टेररिज्म की ये कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 80,000 से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ है, वो हमारा पूरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो एक एक स्ट्रैटेजी जैसे बनती है उसको दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट बी ब्रॉट बिफोर द वर्ल्ड, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया का जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही थी, दे हैड मार्वलस सक्सेस, और हम उसके मुकाबले में क्या से कुछ ना कर सके। हकीकत तो मैं आपको ये बताऊं सर, उसमें गुजारिश करूंगा, आप जो कह रहे हैं कुछ ना कर सके सर, जहाँ पे एक अटैक होता है और कहा जाता है कि DGISI वो इंडिया जाए तहकीकात में मदद करने के लिए, और जब आपके जो है एक अटैक होता है तो आपके यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर जो है वो FIR काट दी जाती है, हालांकि जमीनों आसमान का कोई नहीं है। और फिर आपको पता है कि जिस वक्त जो है इंडियन फेक सर्जिकल स्ट्राइक 1 एक्सपोज हो रही होती है तो डॉन लीक निकाल दी जाती है। तो सर किस किस का मातम करें सर, किसको बुरा कहें? यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं, मैं अब आपसे यहीं पे बात करूंगा आपसे। जो 2008 के अंदर पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी पीपल्स पार्टी की, ये बेसिकली इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल्स पार्टी, USA और UK के अंदर, और इट वाज USA एंड UK बैक्ड गवर्नमेंट विच वाज रूलिंग पाकिस्तान 2008 से लेके 13 तक। और फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अमेरिकन स्लेव्स के तौर पे काम किया, हुसैन हक्कानी को सर अमेरिका, हुसैन हक्कानी को वहां पे भेज दिया, जिसकी तारीख बताती है कि पाकिस्तान से बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जिस तरह की उसने अमेंडमेंट कराने की कोशिश की, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जिस तरह के इकदाम करने की कोशिश की,
वहां से आर्मामेंट्स को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की वो तो सारी दुनिया के सामने है। एंड इट इज नॉट ओनली पीपल्स पार्टी की हम बात करें, नवाज शरीफ तो मेरा ख्याल है उससे भी कई आते एक लिहाज से आगे चला गया। वो व्हाट टू टॉक ऑफ अमेरिका या यूके की बात करते हैं, वो तो ही वाज प्लेइंग बेसिकली इन इंडियन हैंड्स। अब तो मेरा ख्याल है कोई शक आपको नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से स्पेशल जहाज उड़ता था और फिर सैरल अलमीडा को लेके मुल्तान जाता था, मुल्तान में वो इंटरव्यू होता था, डाइनिंग टेबल पे खाना होता था दोपहर का, और उसके बाद जिस तरह का वो अखबार के अंदर स्टोरी छपती थी और फिर पूरी दुनिया के अंदर फैलती थी, तो बेसिकली वो तो इंडियन नैरेटिव को मजबूत करता था ना सारा कुछ, वो लेकिन तो आपकी वो नैरेटिव को तो मजबूत करता नहीं दरमियान में था। एक लकीर ही है ना, बाकी आपका भी खुदा एक है, हमारा भी खुदा एक है, वो दरमियान में जी लकीर है। बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर वो जो 10 साल की पिछली दोनों सो कार्ड जमहूरी हुकूमतें थी, और आप ये कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर लेबर पार्टी या फिर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहे थे इन द शेप ऑफ पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, ये बिल्कुल किसी को मेरा ख्याल है को खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर नून लीग की बात करते हैं फिर तो आप कहते हैं कि शायद बीजेपी भी इधर आ चुकी थी एक लिहाज से, और जिस तरह की डिसीजंस होते थे, और आपने जो दो चीज़ें बताई हैं कि जी उन्होंने कहा कि वो आप गुजरावाला के अंदर जो FIR लॉन्च कर दो, और जब इंडिया के किसी एयर बेस के ऊपर जो सो कॉल्ड अटैक जिस तरीके से हुए, पठानकोट। तो मैं ये समझता हूँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं आपसे बताऊं कि आपकी फौज मुसल्लह अफवाज की बात करते हैं और फिर पाकिस्तान की आवाम ने इन सारे लोगों के होते हुए जिस तरह दहशत गर्दी की जंग लड़ी, जिस तरह बेशक। पाकिस्तान के मफाद को सामने रखा, जिस तरह आपने दहशत गर्दी को शिकस्त दी, आई से दिस इज द ओनली कंट्री एंड द ओनली आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड कि इस तरीके से उन्होंने सक्सेस एक लिहाज से अच्छा, ली इस वार ऑन टेरर के अंदर उसको जीतने में। सॉरी सर, आपको दरमियान में मैं काटूंगा जी जी। सर। ये पिछले दिनों जब हियरिंग चल रही थी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, तो एक सेनेटर ने कहा था कि क्या अमेरिका इंडिया के साथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर बेसिस लेने के लिए बातचीत कर रहा है, और हम लोगों ने इसको बड़े आराम से जाने दिया। नॉर्थ वेस्ट कश्मीर आ जाता है, मकबूजा कश्मीर। डोंट यू थिंक कि अगर इंडिया इस तरह की कोई हरकत करता है या अमेरिका कोई इस तरह की बेसिस मांगता है, तो ये एक रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी पाकिस्तान की भी और चाइना की भी। तो क्या आप हालात देख रहे हैं, क्या ये ब्लैकमेल करने के लिए हमें पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है, इसके पीछे कोई वाकई कोई और कॉन्क्रीट चीज भी है? यहाँ पे मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। देखें, आपने पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन के बारे में बात की, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब पिछली 70 72 74 साल की जो हिस्ट्री आप देखते हैं, पाकिस्तान का रवैया कैसा था एंड अगेंस्ट पाकिस्तान अमेरिका का किस तरह का एरोगेंट और एक गुस्से वाला और एक जिसको कहते हैं आपको उसको पाकिस्तान को उसने धोखा देने वाला जो रवैया था। नो द थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ, व्हाई बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि वी आर एम्बार्क्ड अपॉन BRI या CPEC की बात करते हैं, सर्टनली वी आर विद चाइना, और मेरा ख्याल है हमारे फॉरेन ऑफिस को भी और हमारी हुकूमत को भी ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देयर इज नो वे आउट। यस, वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड इट इज नो, चाइना और रशिया को ये बिलीव कराने की सर्टनली जरूरत है कि पाकिस्तान बिल्कुल उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान का मफाद उनके साथ वाबस्ता है और उनका मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। और जहां तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है, मैं ये फील करता हूँ कि नो मोर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप दुनियादारी के तौर पर जिस तरीके से किसी मुल्क के साथ आपके सिफारती ताल्लुकात हो सकते हैं, आपको बिल्कुल उस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन ये जो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पे अब हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी एम्बेसी का यहाँ पर क्या ताल्लुक आता है। कि जब आप फील करते हैं जी कि अब आपके वो मुश्तरका मफादात एक दूसरे के साथ नहीं है, जब उनकी ओके वेंडी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो हम किस चक्कर में एक लिहाज उनको फॉलो करते जा रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था ना, हम सबको बिलीव आ जाएगा, पाकिस्तानी नेशन को भी आ गया, आर्म फोर्सेस को भी बिलीव आ गया है कि जी हाँ वी आर नो मोर बेसिकली विद अमेरिका, रादर अमेरिका ने उससे पहले हमें 2004-5 के अंदर छोड़ दिया था, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सारी इन चीजों का। और हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे इस तरह के वो लोग जो दरबारी टाइप के लोग हैं, जो स्लेव गुलामाना मेंटेलिटी के लोग हैं, वो अब तक इनके पीछे एक लिहाज से चल रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं आपसे, मैं अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर मौजूद था और वहां पे जिस मुल्क के अंदर वहां पे अमेरिकन एम्बेसडर था, मैं उसको देखता था कि बिल्कुल एक साइड पे होता था एंड ही यूज्ड टू बी रियली रियली डेल्ट इन अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैशन। द सेम जेंटलमैन ही केम टू पाकिस्तान एज अमेरिकन एम्बेसडर, तो यहाँ तो हालात ही बड़े मुख्तलिफ थे। सो व्हाट वी से
کہ نو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کوئی بھی نیشن ہوتی ہے نا اس کی اپنی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, اس کے اپنے اندر کوئی تھوڑا سا ایک ہوتا ہے, ایک ہیومن ہوتا ہے, ایک نیشنلزم ہوتا ہے, ایک آپ کی اپنی کوئی خودی ہوتی ہے, کوئی عزت ہوتی ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر بڑا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کا پرائم منسٹر اتنا سیریسلی ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے تو وائی امریکن کونسلیٹ از بیسیکلی پریزنٹ دیئر گورنر ہاؤس کے اندر, جبکہ آپ کا جو گورنر ہے وہ تو سعودی عرب گیا ہوا ہے. ان سارے ڈاٹس کو ملانے کی ضرورت ہے. ہو آر دی پاورز, کون لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کے اندر ایک لحاظ سے کام کر رہے ہیں. دس سم تھنگ ویری سیریس حقیقت میں آپ سے سر بتاؤں. جی جی سر اب ٹائم کیونکہ ہمارا کلوز ہو رہا ہے سر, افغانستان کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ جلدی طالبان حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, اور اسی سلسلے میں ابھی برٹش اسپیشل انوائے جو ہے وہ بھی کابل آیا ہوا تھا, جہاں پہ وہ ملا, متقی صاحب سے ملا اور برادر صاحب سے بھی ملا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, امریکہ کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف وہ سنا ہے کہ اب کل جو شرمن صاحبہ ہیں وہ ازبکستان ہوں گی, امریکہ پلان کر رہا ہے ہیومینیٹیرین جو ہے کھولنے کے لیے, کوریڈور کھولنے کے لیے, اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کو سنپ کیا جا رہا ہے, اپنی شکست کا بدلہ جو ہے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. تو امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے آخر؟ دیکھیں نا, پھر میں یہیں سے آپ سے بات کروں گا کہ اگر میں اور آپ بڑا کلیئرلی کنسائسلی ہر چیز کو بول رہے ہیں اور پاکستان کا مفاد, پاکستان کا جو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے اگر میرے اور آپ کے سامنے ہے, the people sitting at the helm of affair, آپ کا فارن آفس کسی طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو یہاں سے کیوں نہیں جواب جاتا, آپ کا فارن منسٹر یہاں سے کیوں نہیں جواب دیتا. افغان طالبان ہے نا بلال صاحب, انہوں نے 8 دنوں کے اندر پورا افغانستان رول آؤٹ کر دیا ادر دین پنشیر. پنشیر کو بھی اگلے 2-3-4 ہفتوں کے اندر انہوں نے ایک لحاظ سے کلیئر کر دیا تھا. تو وہ افغان قوت, وہ افغان طالبان کہ جنہوں نے چاہے لڑکے چاہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے, لوگوں کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ دوحہ قطر کے اندر اگر ایگریمنٹ کر کے دے آر ان پاور, تو میرا خیال ہے وہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو افغانستان کے لوگوں کو افغانستان کے امور کو کیسے چلانا ہے. بینگ اے نیبر, بینگ میں بردرز, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے ٹورڈز افغان مجاہدین کی طرف یا افغان طالبان کی طرف کی بات آتی ہے, ہم بالکل ان کے اندرونی معاملات کے اندر وی مسٹ اسٹے اوے, لیکن جو انسانی ہمدردی کے تحت جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے بالکل. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہماری حکومت کے بیانات جو ہیں آئی سی کے ویری پازیٹیو, چاہے وہ آپ کے پرائم منسٹر بیان دیتے ہیں, چاہے ایون آپ کا فارن منسٹر دیتا ہے, جیسے جی کہ اس سٹیج کے اوپر افغان حکومت کو, افغان طالبان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اور وہ پیسے جو کہ امریکہ نے فریز کیے ہوئے افغانوں کے ہیں وہ ان پیسوں کو ڈی فریز کرنا چاہیے. وائی؟ بیکاز یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں یا حکومت سازی ہے یا حکومت کو جس طریقے سے چلنا ہے, جو اقدام انہوں نے کرنے ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے. وائی؟ بیکاز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا نوز ٹائٹ کرنا, اگر افغان طالبان یا ان کے ساتھ اس طریقے سے کریں گے تو سرٹنلی پھر ایک نہ ختم ہونے والی ایک ایسی وہ وار شروع ہو جائے گی جو صرف افغانستان تو محدود تو نہیں رہے گی نا, پھر تو آپ سے ایک ریجن کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس کے شعلے ایک لحاظ سے جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 20-21 سال امریکہ یہاں پر موجود تھا, اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں جو جس طریقے سے وہ چاہتا تھا نہیں ہو سکا, ان کو ریسپیکٹیولی نکلنا چاہیے تھا. ہاں وہ اس پہ بھی عمل نہ نکل سکے, اس کے اندر یہ کوئی 1-2 یا 2 سالوں کی ڈیفیٹ نہیں ہے, یہ پورے 20 سالوں کے اوپر محیط ان کی ایک لحاظ سے ڈیفیٹ ہے. اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کوشش امریکہ کو کرنی چاہیے کہ اس دنیا کو وہ جنگ کے دہانے پہ نہ لے کے چلا جائے, کیونکہ اگر پچھلے دنوں کی اسٹیٹمنٹ. جی سر یہاں پہ میں جنگ کے دہانے پہ نہ لے کے چلا جائے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ریلیشن شپ بنائے تاکہ سینٹرل ایشیا میں جو اس کی گیم ہے وہ کھیل سکے. ازبکستان کے ساتھ بھی دورے ہو رہے ہیں کہ ازبکستان کو راضی کیا جا سکے. لیکن سر دوسری طرف قندوز میں بھی دھماکہ ہوا ہے اور 100 سے زیادہ مسلمان اہل تشیع جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. اور یہ تمام تانے بانے جب آپ داعش کی بات کرتے ہیں افغانستان میں تو وہ انڈیا کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. ایک طرف امریکہ انٹر ہونا چاہ رہا ہے, طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آنا چاہ رہا ہے, دوسری طرف اس کا اتحادی جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا نظر آ رہا ہے.
तो क्या हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे इस तरीके से? देखिए ना, मैंने जब आपसे अर्ज किया, अमेरिका इज अ सैटेनिक फोर्स, और ये इसके ऊपर आप किसी की इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर यही अमेरिकन हुकूमतें हैं जो पूरी दुनिया से अपने मुआहदे किए हुए उनसे पीछे हट गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जो मुआहदा किया था जौहरी तवानाई का, उससे वो पीछे हट गया। तो एक तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बीइंग अगर सुपर पावर ये हैं, तो वो एक लिहाज से क्वेश्चनेबल होगी। दुनिया का कोई मुल्क, नो आई कैन सिंपली से, मे भी किसी मुल्क का मफाद होगा तो वो अमेरिका के साथ चल लेगा, बट अदरवाइज दुनिया का कोई मुल्क, सीइंग द ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अमेरिका, नो कंट्री इज प्रिपेयर्ड एक्चुअली टू मूव बेसिकली विद अमेरिका। आप अगर बात करते हैं यूके की, यूके तो चले बगल बच्चा है ना, उसको छोड़ के अगर आप यूरोप की बात करते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यूरोप जिस तरीके से उसकी तिजारत चल रही है, जिस तरह उसके मफादात हैं, ओवरऑल मुल्क के मफादात, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो उनके वाबस्ता हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो डोंट थिंक कि जी वो ब्लाइंडली जो अमेरिका कहेगा उसके अंदर कूद पड़ेंगे। दे अंडरस्टैंड हाउ दे हैव टू गो, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिस तरीके से यूरोप के अंदर तबाही हुई थी, वो उन्होंने इस तरह का सबक हासिल किया कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अगर अमेरिका को भी किसी कुछ फहमी का ये शिकार है कि थ्रू इंडिया दे आर गोइंग टू इंगेज, और थ्रू वियतनाम दे आर गोइंग टू इंगेज, और क्वाड और ऑकस के जरिए, और देखो जी चाइना चुपचाप बैठा रहेगा, नथिंग ऑफ दैट काइंड। चाइनीज सर्टली, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, दे वेरी ब्रेव पीपल। एंड उनके चाइना का जो प्रेसिडेंट है उनका तो एक लिहाज से है जी कि हम तो एक्चुअली अगर अमेरिका इस तरह कर रहा है तो बेसिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर लगवानी है तो किसने? इट इज नॉट द चाइना, इट इज बेसिकली द अमेरिका। ऑकस की बात करें, क्वाड की बात करें, नाटो की बात करें, और अमेरिका उसके अंदर एक लिहाज से आता है। तो अमेरिका इज द मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। और इसकी पूरी 245 साल की हिस्ट्री को देख लें तो उसके अंदर तो सिर्फ मेरा ख्याल है 7-8 साल तक इसने लड़ाई नहीं लड़ी होगी, बाकी तो 240 साल से अमेरिका ने सिवाय लड़ाई लड़ने के, जंगो जदल के, कत्लो खून के, और करोड़ों बेगुनाह लोगों को मारने के, बाकी तो अमेरिका की हिस्ट्री है ही कोई एक लिहाज से नहीं है। तो नाउ द टाइम हैज कम जहां पर इसके सारे जो हरीफ या हलीफ ममालिक हैं, स्पेशली जो उनके अलाइज हैं, ये उनके सोचने का मुकाम है कि अमेरिका के साथ ये किस तरह पागलों की तरह चल लेंगे। और गॉन आर द डेज, अगर मैं समझता हूँ कि ऑकस के जो ममालिक हैं या क्वाड के ममालिक हैं कि नहीं वो चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को या रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो लोग या उनकी सरहदें या उनकी अफवाज जो है महफूज रहेंगी। देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, ओवरऑल द वॉर सिनेरियो हैज चेंज्ड, नाउ द स्ट्रेटजीज हैव चेंज्ड, एंड नाउ आई थिंक अगर ऐसा कोई होता है तो उनके लिए खुद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखे ना, अभी थोड़ी सी मतलब कोविड के बाद की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो जिस तरह का आप एनर्जी का क्राइसिस देख रहे हैं, जिस तरह ओवरऑल लोड शेडिंग हल्की हल्की शुरू होगी पूरी दुनिया के अंदर, इवन इन चाइना, तो यू कैन मेक आउट कि अगर वॉर होती है तो देन व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। ये इन सब के सोचने का मुकाम है, और उससे ज्यादा अमेरिकन का भी। अमेरिका, अच्छा ये सारे चाहे जैसा भी, चाहे यूरोपियन ममालिक हैं या एशिया के हैं, और फॉर दैट मैटर जो इस तरफ आता है, जापान को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को ले लें, भी अमेरिका तो उनसे हजारों मील दूर बैठा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी सारे रीजन के अंदर होगी ना। तो डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी महफूज रहेंगे, जापान भी महफूज रहेगा? नथिंग ऑफ दैट काइंड। और ये मेरा ख्याल है दिस इज द लेसन एक्चुअली वी हैव टू लर्न एंड द वर्ल्ड हैज टू लर्न। और साथ ही उसके साथ मेरा ख्याल है अमेरिका को भी समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली इसकी पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हकीकत तो ये है कि कल आज बल्कि इंडियन प्रेस में इंडियन आर्मी चीफ का एक बयान छपा जिसमें उसने कहा कि जैसे काबुल में स्टेबिलिटी आएगी तो इंडिया को खौफ है कि वहाँ से अफगानी ओरिजिन के जो मुजाहिदीन हैं वो मकसूदा कश्मीर के अंदर कार्रवाइयों के लिए आएंगे। बेसिकली जो जनरल निर्वाने इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी पॉलिसी बता दी कि वो कभी भी स्टेबलाइज अफगानिस्तान को होने नहीं देगा, और उसका एक अंदाज़ा हमारे सामने जो है ये कुंदूज का धमाका है जिसके अंदर 100 लोग शहीद हुए। इंडिया जैसे कि सड़ने का सैटेनिक फोर्स है अमेरिका, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अपने पैक्स अमेरिकाना के लिए, अपने मफादात के लिए अमेरिका किसी का लिहाज करने को तैयार नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान हिरोशिमा के ऊपर एटम बम फेंके गए थे उससे पहले, उनके गिरने से पहले ही जापानीज जो गवर्नमेंट है वो तैयार हो गई थी सरेंडर के लिए बातचीत शुरू करने में, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि बॉम्ब को जो है टेस्ट करना था लाइव ऑडियंस, लाइव लोगों के ऊपर, तो वो एटम बम फेंक दिया गया।
اب پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو دیکھیں، جس میں سب سے اہم مفاد اس وقت کی ہے اور افغانستان کی اسٹیبلٹی ہے، اور تمام کانٹیجنسی اس کے لیے تیار رہیں اور اپنے اتحادی جس کے اندر رشیا، چائنا اور اسی طریقے کے اور سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے بڑھائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اگلے انالیسس تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔